अब हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे कोयले को पहले क्रश किया जाता है। भाई साहब से जानेंगे कि कोयले की किस्में कितनी होती हैं और ज़िगज़ैग के लिए कौन सा कोयला जलाया जाता है, उसकी इकसाम भी इनसे पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि आया कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में कोयले की जो लागत कम होती है या ज़्यादा। जी बताइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी इसमें जो कोयला है वो हैदराबाद का ज़्यादा यूज़ होता है, तो और उसके अलावा भी कोयला हम जला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसको हमें ग्राइंड करना होता है। ये मोटा होता है, उसको बारीक करके फिर जलाया जाता है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में ये कोयला बारीक जो है इस्तेमाल होता है। तो बाकी जो है और कौन सा सवाल था? और दूसरा ये है कि ये कोयले की कितनी किस्में होती हैं और क्या समझते हैं कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में कोयले की लागत बढ़ती है या कम होती है? नहीं, अगर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के अंदर इसका फ़ायदा है, तकरीबन 25 से 20% जो है कोयला वो कम लगता है, तो उसमें ईंटों की पकाई भी अच्छी होती है और एवरेज भी अच्छी आती है। ये टेक्नोलॉजी कोई माड़ी नहीं है, इसमें बेहतरी है भट्टे मालिकान के लिए, मगर इसमें जो इशू हैं वो हैं लेबर के मामलात हैं, अभी उनको समझने में जो टाइम लग रहा है। तो अगर इसके कारीगर पूरे हो जाएँ तो फिर इसमें कोई नुकसान नहीं है। इस महंगाई के दौर में एक भट्ठा मालिक के लिए एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, दूसरा ये है कि कोयले की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है। कितने टन आप कोयला मंगाते हैं और इसकी लागत कितनी होती है? क्या समझ रहे हैं कि पिछले की निस्बत इस दफ़ा कोयले के रेट ज़्यादा है या कम है, और ये कहाँ से आता है कोयला? पहले तो कोयला तो ये बलूचिस्तान से आता है या हैदराबाद से भी आता है। तो आज से जो 3-4 माह पहले जो कोयले की कीमत थी, वो हमारा जो भट्टे का कोयला तकरीबन 20 से 21 लाख रुपए का एक माह का ख़र्चा था। अभी हमारा कोयला जो है 40 लाख से ऊपर इसका जो है कास्ट आ रही है। तो कोयले के अंदर बेतहाशा महंगाई हुई है और इसके अंदर जो इसमें कैरेज जो है किराया, जो स्लाब की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिया और डीज़ल की वजह से, डीज़ल महंगा होने की वजह से भी किराया में डबल किराया कर दिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें पहले से डबल करनी पड़ रही है। हमारा गेट जो पहले मिसाल के तौर पे 40-45 लाख का तैयार होता था, अभी हमें उसके लिए 80 लाख रुपये तकरीबन चाहिए। हुकूमत पंजाब की तरफ से ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भट्ठा पे बड़ा एक ज़ोर दिया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से भी कोई सब्सिडी दी जाती है या ये जितना भी एक्सपेंस होते हैं, जितनी भी लागत होती है, ऑनर ख़ुद बर्दाश्त करता है? नहीं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने हमें पहले ये कहा था कि हर भट्टे वाले को 10-10 लाख रुपया जो हम उनकी हेल्प करेंगे ताकि जो इसको कन्वर्ट करें। तो मगर ये खाली दावे ही थे, इसके अंदर कोई हुकूमत का रोल नहीं था। हुकूमत ने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। जो भी भट्टा मालिक है वो अपनी मदद आपके तहत इसको वो उन्होंने कन्वर्ट भी किया है और इसके अंदर स्टार्ट के अंदर बहुत सारा ढेरों से रुपये, लाखों रुपए नुकसान भी हुआ, उन्होंने ख़ुद ही अपने आप पे बर्दाश्त किया है। बारिश का सीज़न हो, कोई भी नाहगानी सूरत हाल में जितने भी कोई मामलात बनते हैं, भट्टे से मुख्तलिफ हज़ारों लोगों का रोज़गार चलता है। ये सारे लेबर के जो अखराजात होते हैं, ये सारे आपकी तरफ से भट्ठा ओनर ख़ुद बर्दाश्त करता है। जैसे सैलाब के बारिशों के मौसम में अगर ये ईंटें बनाते हैं, बारिश की वजह से वो ज़ाया होगी, क्या इनको बर वक्त इनकी मजदूरी आप दे देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बाज़ औक़ात तो ऐसे भी होता है कि बारिश हो रही है तो हमारे मज़दूर वहाँ पे ईंटें निकाल रहे हैं, तो लेकिन जो सांचे से ईंट निकल जानी है वो हमारी तरफ है, हमने उसके पैसे देने होते हैं और वो इनको मजदूरी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे क्या मजदूरी का क्या रेट्स होता है? आप 1000 ईंट के हिसाब से पैसे देते हैं, क्या इसका तरीका कार होता है, मेकनिज़म क्या होता है इसका? इसके अंदर मुख्तलिफ शोबे हैं, कोई तनख्वाहदार भी अमला है, कोई ठेके का काम भी है। कोई मज़दूर अपनी अगर ठेके पे काम करता है, निकासी है, पथेर है, उन्होंने ठेके के हिसाब से जो भी उनकी 1000 ईंट की मजदूरी बनती है वो अपने ठेके के हिसाब से काम करते हैं। लेबर प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी के मामलात भी आप खुद ही देखते हैं? जी बिल्कुल, वो भी हम खुद ही उसको हल करते हैं। हुकूमत की तरफ से टैक्स तो वसूल किए जाते हैं, ऑनर को कोई फैसिलिटेट भी किया जाता है, भट्टे मालिक को कोई सब्सिडी भी दी जाती है या सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक इन्वेस्टर से टैक्स ही वसूल करती है, उसके मुतबादल कुछ फ़ायदा भी देती है? नहीं, इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं देती हुकूमत जो है। इसके अंदर ये वाहद एक यतीम अदारा है
जो जो हर तरफ से बेबस है। अगर कोई भी देख लें, कोई मामलात ऐसे होते हैं कि उनको इंश्योरेंस दी जाती है, कोई दुकान है, किसी की फैक्ट्री को आग लगती है, उसका नुकसान होता है तो इंश्योरेंस है उसके, इसके लिए कोई नहीं है। इसमें बारिशें आएँ वो भी हमने बर्दाश्त करनी है, इसके अंदर हमारी भराई का मसला बन जाए वो भी हमने, कोई भी मामलात है इसके अंदर कोई भी हुकूमत जो है हमें सहूलत फराहम नहीं करती। यतीम अदारे को इस महंगाई के दौर में चलाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? अभी कम से कम अगर इसको चालू हालत में रखना तो कम से कम 3 करोड़ रुपया इसके भट्टे मालिक के पास हो तो फिर वो चलाएगा। और उसके लिए भी उसको सुकून नहीं है, ना वो रात को सोता है ना वो उसको दिन को चैन है। ये इतनी परेशानी है। ईंट की जो रेट है, जो गाहक बर्दाश्त नहीं कर रहा, महंगाई का दौर है, ईंट की सेल बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक दिन में 30,000 ईंट निकालें तो इसका मतलब है कि 3 लाख रुपया हमारा साइड पे हो गया। तो यहाँ पे 3 लाख 2.5-3 लाख रुपया रोज़ाना की बेस पे खर्चा है। तो बस अल्लाह ही हमारा हाफ़िज़ है और इसमें हमें कुछ सुकून की वाली बात नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। तो आप भट्ठा ओनर मालकान का ये कहना होता है कि इसमें एक्सपेंस बढ़े हैं, अखराजात बढ़े हैं, लेबर के भी अखराजात हैं। ज़ाहिर है आपने इतनी लेबर होती है, उनको मैनेज भी करना होता है। क्या समझते हैं कि आप भी आवाम को सस्ती ईंटें देते हैं? बिल्कुल। फ़िलहाल तो हम जो है हमने ये पहला गेट स्टार्ट किया है तो हमने उसके जो अखराजात हैं वो निकाले हैं और इसकी हमने सेल निकाली है। तो हमें जो 12 लाख रुपया नुकसान हुआ है पहले स्टार्ट के अंदर। तो इसके अंदर अभी मजबूर हैं, हम क्या करें, हमारे जो है गाहक आता है हम उसको वो कम रेट पे भी अगर अखराजात हैं, कोयले की गाड़ी आ रही है, लेबर को ख़र्चा देना, ये एक गाँव पूरा गाँव हमारे पास बैठा हुआ है तो इसको हमने मैनेज करना होता है। फिर जैसे भी है हमने फिर इसको इनको कम सेल पे भी रेट पे भी सेल कर देते हैं, मजबूरी होती है। मेरे साथ मजदूर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि हाई साहब इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आया कि इनको बर वक्त इनकी मजदूरी दी जाती है, ये उनके भट्ठे पे काम तो कर रहे हैं, क्या इनसे खुश है? जी बताइएगा कि हाई साहब आदतन कैसी है, आपको बर वक्त मजदूरी मिलती है, आपसे मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करते हैं, जब चाहे उदो पैसे मिल जाते हैं। अब हम उस प्रोसेस की तरफ जाएंगे जहाँ पे आग जलाई जाती है, जिसको पंजाबी में गड्डी कहते हैं। और दूसरा हम देखेंगे इसमें जहाँ पे ईंट बनाने का एक बुनियादी पहला मरहला होता है जिसको हम पथेरा कहते हैं, जो ईंट बनाते हैं, ईंट के सांचे को साथ लगाते हैं। तो उनसे करते हैं, हिसाब को साथ लेके जाएंगे और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं। भट्ठे का काम तो बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ मज़दूर भी मौजूद है, वो कारीगर भी मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये इसको कैसे देखते हैं, ये क्या ये प्रोसेस इनके लिए मरहला जो बुनियादी होता है जहाँ पे आग लगाई जाती है, कोयले को क्रश किया जाता है। तो इनसे जानते हैं कि ये कैसे इसको मैनेज करते हैं कि इनको इस काम करने में किन मुश्किलात का सामना होता है। दसो जी किदा लाते हो तुसी अग की तरीका? जी असीं थोड़ा लाने कोला बरीक मशीन कैमरे वाल उधर अच्छा मशीन थोड़ा करके लाने असीं ते असीं 20 मिनटां बाद टाइम लाना हुंदा ते थोड़ा करके लाना, बाल के लाना। हाँ जी 6 घंटे 2 लाना असीं चुकनी होंदी। हाँ जी 6 कितने घंटों में क्या करते हो आप? 6 घंटे 2 लाइनें चुकनी होती हैं। हाँ जी 6 घंटों में अपने 2 लाइनें उठानी होती है। वो लाइनों का क्या मतलब होता है? मतलब होती है भी इट ना 4000 लगी बिच 3900 लगी, वो असीं पकाउनी होंदी 6 घंटे। हाँ जी एक पावे विच। टोटल दिन में कितनी ईंटें लगाई जाती हैं और कितनी देर बाद ये पक जाती है? ये पक जांदियां ने 24 घंटे 4 लाइनां हो जांदियां ने ते 6 घंटे 2 लाइनां। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, इसमें टोटल ईंटें कितनी लगती हैं एक दिन में? एक दिन के अंदर इसके ईंटों की तादाद तकरीबन 20 या 25,000 ईंट हमने लगानी होती है। 25,000 ईंट हमने निकालनी होती है, 25,000 की आगे जलाई होनी होती है। तकरीबन 25,000 आप एक दिन में लगाते हैं, ये उसी दिन निकल जाती है या इसमें टाइम लगता है? नहीं, इसके अंदर टाइम लगता है। 8 दिन का स्टॉक पीछे रखना पड़ता है। 8 दिन जलाई करनी है, 8 दिन के बाद पीछे से निकासी लगानी है, फिर रेगुलर डेली जो है जितनी ईंट पकनी है उतनी हम निकाल ले सकते हैं पीछे। अच्छा, पहले आप इसको मुसलसल 8 दिन आग लगाते हैं, इसकी जलाई करते हैं,
फिर वो निकाल लेते हैं, उसका स्टॉक रख के फिर नहीं वो आगे से भर्ती शुरू करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर जो है ये पहले पीछे स्टॉक रखना होता है। 8 दिन का पीछे स्टॉक है। अभी हमारा ये कच्ची ईंट का स्टॉक है, आगे हमारे पास 15-20 दिन का ये रखना होता है। लेकिन इसके अंदर रेगुलर 24 घंटे जो है ना, 24 घंटे के अंदर 25-30 हज़ार ईंट तैयार होनी है और 25-30 हज़ार को हमने निकाल लेना है। वो ये नहीं है कि हमने एक मरतबा इसको सारे को लगाई आग रेगुलर चलनी है, 24 आवर चलनी है। जब तक इसको कच्ची ईंटों की सप्लाई मिलती रहेगी ये आग इसकी चलती रहेगी। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए क्या मैसेज देंगे कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, कोयले की कीमतें भी बढ़ गई हैं, एक इन्वेस्टर को यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या वो उनको क्या मैसेज करेंगे कि आया कि भट्ठा मालकान को कोई सब्सिडी भी देंगे कि नहीं? जी, हम अपनी पंजाब हुकूमत से ये उम्मीद रखेंगे और मुतालबा भी करते हैं कि हमारे लिए जो है सबसे पहले हमारी मेन आइटम कोयले की है, उस कोयले का रेट कम किया जाए। और उसके अंदर जो बेतहाशा इन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं, किराए डीज़ल के हिसाब से बढ़ाए, हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किराए के अंदर बेतहाशा इजाफा किया, उसको वापस लें और कोयले की कीमत जो है उसको कम करें और जो मुनासिब कीमत है वो लगाएं। तो इसके अलावा हम हुकूमत से कुछ नहीं मांगते। यही अगर कोयले का रेट कम हो जाता है तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने भट्ठा मालिक की भी बात सुनी, मज़दूरों की भी बातें सुनी है, हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया। हुकूमत पाकिस्तान ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे ज़ोर तो दे रही है, लेकिन भट्ठा ओनर को दे कुछ नहीं रही। भट्ठा ओनर को लेबर के मामलात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उनकी गमी गुशी को भी देखना पड़ता है। अगर बरसात का सीज़न हो, बरसात में अगर ईंटें ख़राब हो जाती हैं तो उनको ही उनकी मजदूरी बर वक्त दे देते हैं। पूरे एक भट्ठे में हज़ारों की तादाद से लोगों को रोज़गार लगा हुआ है। इन्होंने हुकूमत वक्त वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, अगर ये टेक्नोलॉजी लगाई जाए, इसमें कोयले की लागत में भी कमी आती है, इसमें ईंटों की पकाई भी ठीक हो जाती है, जिससे आलूदगी में भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। अपने मेज़बान सैयद आमिर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नगहबान।